हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम निर्धारित समय 2, 3 और 4 जुलाई को ही होने वाला है। एग्ज़ाम डेट में कोई भी बदलाव नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 20 दिन का टाइम है। इस टाइम पे आपको कड़ी मेहनत से इस बार यूपी टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही करना है, क्योंकि ये 4 से 5 साल बाद खुद ही पात्रता परीक्षा होने जा रही है। उसके बाद यूपी में कई सारी आपको वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी, जैसे कि सुपर टेट है, यूपी टीजीटी पीजीटी है, जिनके लिए आपका यूपी टेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। ये हालांकि इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर अभी भी आप सही दिशा में मेहनत करते हैं तो अभी भी आप यूपी टेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। इसमें आपको मेरिट लिस्ट बनानी नहीं है। 90 या फिर 82 मार्क्स लाने हैं, जो कि आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। बाकी साइंस की प्रैक्टिस सेट की क्लासेस हम यहाँ पे चला ही रहे हैं। तो आज की हमारी क्लास 7वीं क्लास है। इसके पहले 6 क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं, जहाँ पे हम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस के साथ साथ यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन के आसपास से बन सकते हैं, जिससे कि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, उन फैक्ट का भी रिवीजन हम यहाँ पे करते चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्लासेस चल रही हैं प्रैक्टिस सेट की, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हो रही है। क्वेश्चन एमसीक्यू प्रश्न तो हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, साथ में हमारा रिवीजन भी चल रहा है, और इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी देना है। अगर आप ये 3 चीज एग्जाम तक कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं तो आपका यूपी टेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ कि इस टाइम पे आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपको एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है। बाकी कल की क्लास में उत्तल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जिसमें कुछ एक डाउट बन रहा था। तो आज हम सबसे पहले उस डाउट को क्लियर करेंगे, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम अवतल दर्पण का देखते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब ये एक अवतल दर्पण है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? एक अवतल दर्पण है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है? पोल होता है। यहाँ पे फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी के जस्ट डबल क्या होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और क्या होती है? यहाँ पे हो जाएगा अनंत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हम गोला बनाएंगे, ये हमारी ट्रिक है कि जो हम गोला बनाएंगे वो किसके लिए होगा? वस्तु के लिए होगा। और जो चौकोर बनाएंगे, ये चौकोर डिब्बा किसके लिए होगा? इमेज या फिर प्रतिबिंब के लिए होगा। ये आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण रिलेटेड, प्रतिबिंब से रिलेटेड कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं बचेगा। सबसे पहले हम पहली वस्तु रखते हैं कहाँ पे? अनंत पे। ये हमारी पहली वस्तु। हम इधर से वस्तु को लाना स्टार्ट करेंगे तो इधर से क्या होगा? प्रतिबिंब बनना स्टार्ट होगा। तो पहली वस्तु हम कहाँ पे रखें? अनंत में। तो जो वस्तु हम अनंत पे रखे हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब हमारा बनेगा कहाँ पे? फोकस पे। उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। अब दूसरे वस्तु को हम रखते हैं अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये हमारी दूसरी वस्तु है। तो दूसरे वस्तु को हम अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखे हैं। तो दूसरी जो प्रतिबिंब बनेगी वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। यानी जैसे ही वस्तु खिसकती जाएगी वैसे ही प्रतिबिंब भी खिसकता जाएगा। तीसरी वस्तु को हम रखे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो तीसरी वस्तु भी, जो प्रतिबिंब है वो भी एक स्टेप खिसकेगा और तीसरा प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। चौथी वस्तु को हमने रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये चौथी वस्तु यहाँ पे आ गई है। तो चौथा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? एक स्टेप वो भी खिसक जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में। ये है चौथा प्रतिबिंब। ठीक है, पांचवी वस्तु को हमने कहाँ पे रखा? पांचवी वस्तु को हमने रखा फोकस पे। तो पांचवा प्रतिबिंब खिसक जाएगा कहाँ पे? अनंत पे। ये क्या है? पांचवा प्रतिबिंब है। कहाँ पे बना? अनंत पे बना। छठी वस्तु को हम रखते हैं फोकस और पोल के बीच में। तो जो छठा प्रतिबिंब है अब इधर अनंत के आगे तो जा नहीं सकता, इसीलिए दर्पण के दूसरे पार बन जाता है। दर्पण के दूसरे पार कहाँ पे बन जाता है? यहाँ पे। ये छठा प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रकार का अवतल दर्पण है। ठीक, अब देखिए अनंत पे अगर हम वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना? फोकस में। उसके आगे हम वस्तु को खिसकाते गए तो प्रतिबिंब अनंत की तरफ खिसकता गया। वस्तु फोकस की तरफ आता गया तो प्रतिबिंब कहाँ गया? अनंत की तरफ खिसकता गया। ठीक है, अब जो फोकस पे यहाँ पे प्रतिबिंब बना है, फोकस पे बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? सबसे छोटा। ये प्रतिबिंब कैसा होता है? ये सबसे छोटा प्रतिबिंब होता है। ये प्रतिबिंब
सबसे छोटा नहीं होता, पर ये होता कैसे है, छोटा होता है। सबसे छोटा तो पहले नंबर का प्रतिबिंब हो जाएगा जो कि फोकस पे बना है। उसके बाद से जो छोटा होगा वो कौन सा होगा, दूसरे नंबर का प्रतिबिंब जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना है। जो तीसरे नंबर का प्रतिबिंब होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वस्तु रखी है और यहीं पे प्रतिबिंब भी बना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ये प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, बराबर। ये प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। अब जो चौथे नंबर का प्रतिबिंब है ये वस्तु से क्या हो जाएगा, ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और जो पांचवें नंबर का प्रतिबिंब है ये सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्या है, सबसे बड़ा प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो गया कि जो फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा सबसे छोटा और जो अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा वो सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और ये जो दर्पण के दूसरे तरफ प्रतिबिंब बना है ये प्रतिबिंब बड़ा तो होता है, वस्तु से बड़ा तो होता है लेकिन सबसे बड़ा नहीं होता। वस्तु से बड़ा तो होता है लेकिन सबसे बड़ा ये क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, अब इधर साइड जितने भी प्रतिबिंब ये बने हैं 1 से लेके 5 तक जितने भी प्रतिबिंब बने हैं ये प्रतिबिंब कैसे होते हैं, जितने भी प्रतिबिंब बने हैं ये प्रतिबिंब होते हैं वास्तविक। कैसे प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, क्योंकि जिधर हम वस्तु रखे हैं उधर ही प्रतिबिंब बने हैं। तो जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे कैसे बनेंगे, वास्तविक बनेंगे। और सारे प्रतिबिंब नीचे की डायरेक्शन में बने हैं, इसीलिए ये प्रतिबिंब कैसे होंगे, उल्टा होंगे। सिर्फ छठे नंबर के प्रतिबिंब को छोड़ के ये प्रतिबिंब जो होता है बड़ा होता है। अब दर्पण के दूसरे साइड बना है तो ये प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। और ये प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का निर्माण। अब हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। तो उत्तल दर्पण कैसा होता है, ये है एक उत्तल दर्पण। ठीक है, ये क्या है, एक उत्तल दर्पण है। अब सेम उत्तल दर्पण में भी होगा। उत्तल दर्पण में ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इनफाइनाइट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। ठीक है, अब जो उत्तल दर्पण है इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं हमेशा दर्पण की दूसरी तरफ बनते हैं, यानी आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। इसीलिए इधर भी हम क्या बनाएंगे, फोकस बनाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी हम जो गोला बनाएंगे ये किसके लिए बनाएंगे, वस्तु के लिए बनाएंगे। और जो चौकोर बनाएंगे ये किसके लिए बनाएंगे, दर्पण के लिए बनाएंगे। ठीक है, सॉरी दर्पण नहीं, किसके लिए, प्रतिबिंब के लिए, इमेज के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा हम गोला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहली वस्तु को हम कहाँ पे रखते हैं, पहली वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं। जब पहली वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा फोकस पे। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। फिर हम वस्तु को कहीं पे भी रखते हैं, दूसरे नंबर की वस्तु यहाँ रखे, तीसरे नंबर की वस्तु यहाँ रखे, चौथे नंबर की वस्तु यहाँ रखे, पांचवें नंबर की वस्तु यहाँ रखे। हम कहीं पे भी वस्तु को रखते हैं, कहीं पे भी रख देंगे अगर हम वस्तु को, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। दूसरे नंबर का प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा, फिर तीसरा बन जाएगा, फिर चौथा बन जाएगा, फिर यहाँ पे पांचवा बन जाएगा। लेकिन अवतल दर्पण में ऐसा नहीं होता। अवतल दर्पण की क्रियाविधि अलग होती है जो कि हम पढ़ चुके हैं। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसमें आपको दो ही चीज़ें याद रखी नहीं है। अगर हम अनंत पे किसी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस में। और अगर हम अनंत के अलावा कहीं पे भी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच में बनेगा। और सारे प्रतिबिंब कैसे होंगे, देखिए फोकस से सब अंदर ही हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कब बड़े होते हैं, जब फोकस से दूर जाते हैं, यानी अनंत की तरफ अगर प्रतिबिंब जाते हैं तो वो वस्तु से बड़े होते जाते हैं। अब क्योंकि फोकस के अंदर ही सारे प्रतिबिंब हैं तो सारे प्रतिबिंब कैसे होंगे, छोटे होंगे। और सारे प्रतिबिंब कैसे होंगे, आभासी होंगे, क्योंकि दर्पण की दूसरी तरफ बने हुए हैं। और ये प्रतिबिंब अपवर्ड डायरेक्शन में बने हैं तो सारे प्रतिबिंब कैसे होंगे, सीधे होंगे। ठीक है, तो आपको तीन चीज याद रखनी है कि उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, छोटे, आभासी और सीधे प्रकृति के होते हैं। बाकी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं वो हमने देख लिया कि छोटे भी होते हैं, बराबर भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, वास्तविक उल्टे भी होते हैं और एक कंडीशन में आभासी सीधा भी होता है। दर्पण से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसीलिए और खासकर इमेज फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैंने पहले आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं। अब हम चलते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, परमाणु झिल्ली से घिरा हुआ, एक साथ कमी, आनुवांशिक सामग्री नहीं है, परमाणु झिल्ली से घिरा नहीं। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, टेट एग्जाम में आया हुआ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती क्या हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिसमें स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है न्यूक्लियस, इसमें नहीं पाया जाता। और जो इनके आनुवांशिक पदार्थ डीएनए
डीएनए होते हैं ना, डीएनए में कोई भी झिल्ली यानी कोई भी मेम्ब्रेन इनमें नहीं पाई जाती है। जो डीएनए होते हैं ये कोशिका द्रव्य के न्यूक्लियोइड क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? न्यूक्लियोइड क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। अब जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? एक तो यह है कि इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता और इसके जितने भी बड़े ऑर्गेनल्स होते हैं ना, जितने भी झिल्ली में भरे हुए जो कोशिकांग हैं यानी मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं? झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं। यानी ये कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो कैसे होती हैं? छोटी आकार की होती हैं। कैसी होती हैं? छोटी आकार की होती हैं। और इनकी जो संरचना होती है, संरचना कैसी होती है? सरल संरचना होती है। जो डीएनए है, डीएनए कैसा पाया जाता है? इनका डीएनए सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है ना, इसमें विभाजन सामान्यतः कैसा होता है? तो इनमें विभाजन सामान्यतः बाइनरी फिजन द्वारा होता है। कैसे होता है? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब क्या होता है? द्विखंडन विधि। पढ़ा तो होगा आपने द्विखंडन विधि। तो इनमें जो विभाजन होता है वो कैसा होता है? बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन विधि द्वारा होता है। अब जो बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, सारे इसी में आ जाते हैं। बैक्टीरिया, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत ही आते हैं। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पे एक समीकरण दिया है PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki और जो रिएक्शन प्रोडक्ट बना है इसका PbI2 प्लस 2KNO3। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है यहाँ पे पूछा गया है? संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। मान लीजिए A प्लस B मिले और मिल के क्या बना दिए? AB बना दिए, एक प्रोडक्ट बना दिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे एडिशन हो रहा है इसलिए इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसके साथ मिला? ऑक्सीजन के साथ मिला और मिल के क्या बना दिए? 2H2O यानी वाटर का फॉर्मेशन कर दिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। वियोजन अभिक्रिया जस्ट संयोजन अभिक्रिया की अपोजिट होती है। वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? तो जब एक यौगिक, जैसे ए भी एक यौगिक है, ये टूट के दो पदार्थ बनाता है, ए बना दिया और बी बना दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वियोजन यानी टूटना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे चूना पत्थर, चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। जब ये टूटता है तो क्या बना देता है? कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अब एक और अभिक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। फिर हम आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया पे। तो जब विस्थापन अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि किसी को उसकी जगह से हटा देना। विस्थापन मतलब क्या होता है? कि किसी को उसकी जगह से हटा देना। जब कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु, कोई भी अधिक अभिक्रियाशील धातु है, कम अभिक्रियाशील धातु को उसकी जगह से हटा देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल देते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। इसमें जिंक जो है जब ये रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ, तो जिंक कॉपर से क्या होता है? अधिक रिएक्टिव होता है। जब आप रिएक्टिविटी श्रेणी पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि जो जिंक है वो कॉपर से अधिक रिएक्टिव होता है और जिंक कॉपर से अधिक रिएक्टिव होता है, इसीलिए ये कॉपर को उसकी जगह से हटा के जाके खुद बैठ जाएगा और बना लेगा जिंक सल्फेट और कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। सेम इसी की तरह होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। अब आदान प्रदान कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे AgNO3 जिसको सिल्वर नाइट्रेट बोला जाता है और NaCl सोडियम क्लोराइड, ये रिएक्ट करेंगे तो जो ये है सिल्वर है ये क्लोरीन के साथ मिलके जाके मिल जाएगा और जो सोडियम है ये नाइट्रेट के साथ मिल जाएगा, तो ये क्या बना लेगा? AgCl सिल्वर क्लोराइड बना लेगा और जो NaNO3 सोडियम है नाइट्रेट के साथ मिलेगा तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर लेगा, NaNO3 का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पे दोनों आयन एक दूसरे की जगह बदलते हैं, इसीलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए इसमें भी जो Pb है ये जाके किसकी जगह ले लेता है? पोटेशियम की जगह ले लेता है। किसकी जगह ले लेता है? पोटेशियम की जगह ले लेता है और पोटेशियम जाके लेड की जगह ले लेता है, इसीलिए इसमें आयन का एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? द्विविस्थापन या डबल
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं के योग को कहते हैं उसकी कुल रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं या ऊर्जा संरक्षण कहते हैं। बताइए, यहाँ पे सिंपल से ये पूछा है कि वस्तु की अगर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा इन दोनों को मिला दिया जाए तो उसकी कुल ऊर्जा क्या कहलाएगी। तो इसको हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी यानी जो गतिज ऊर्जा होती है, किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु के स्थिति यानी रेस्ट में पोजीशन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। अब जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों मिल जाती हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, एडिशन को क्या बोला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी या गतिज यांत्रिक ऊर्जा होती है। अब देखिए, जो गिरती हुई ऊंचाई से अगर मान लीजिए ये छत है, छत से अगर हम किसी भी गेंद को नीचे फेंक रहे हैं, अब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है PE यानी पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है mgh। अब जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो मास, ग्रेविटी और हाइट तीनों पे डिपेंड करती है। वहीं पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, KE इक्वल टू 1/2 mv² होता है ना, 1/2 mv²। तो अब यहाँ पे देखिए, जो गतिज ऊर्जा है वो वेग पे डिपेंड करती है। तो जो स्थितिज ऊर्जा हाइट और गतिज ऊर्जा वेग दोनों पे डिपेंड करती है। तो जब आप किसी गेंद को छत से नीचे फेंकते हैं तो जब वो नीचे आ रही होती है तो उसमें वेग भी होता है। अब वो जमीन तक नहीं पहुंची है तो उसमें हाइट भी होता है। अब वो जमीन की तरफ आ रही है यानी उसमें ग्रेविटी फोर्स भी लग रहा, और गेंद का कुछ ना कुछ मास तो होगा ही। इसीलिए जब किसी गेंद को हम छत से नीचे की ओर फेंकते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा भी होती है और स्थितिज ऊर्जा भी होती है, यानी कुल मिला के उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। और ये उदाहरण से प्रश्न बना है और आपके एग्जाम में ये प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो इसीलिए इस एग्जाम्पल को जरूर याद रखिएगा। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव कृषि तकनीक में सम्मिलित मुख्य तकनीक है ऊतक संवर्धन, रूपांतरण जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, पौधे प्रजनन, पौधे का प्रजनन या फिर डीएनए प्रतिरूप यानी डीएनए रेप्लिकेशन। बताइए, जैव तकनीकी कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीकी क्या है। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी या फिर इसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में कृषि की सबसे जो उपयोगी वाली तकनीकी होती है वो कौन सी होती है, ऊतक संवर्धन। इसको टिश्यू कल्चर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिश्यू कल्चर भी कहा जाता है। अब जो टिश्यू कल्चर है ये है क्या, तो देखिए, कोई भी प्लांट है, कोई भी पौधा है, मान लीजिए ये क्या है, एक पौधा है। अब इस पौधे के किसी भी छोटे भाग को, कोशिका, ऊतक या फिर मेरिस्टेम, किसी का भी उपयोग किए, यानी इसका छोटा सा स्टेम इसका काटे, अब उसको प्रयोगशाला में ले गए और इस स्टेम से कोई नया प्लांट, हम एक नया पौधा क्या किए, उगा लिए। तो ये जो कल्चर होता है, ये जो तकनीकी होती है, इसी तकनीकों को क्या बोलते हैं, ऊतक संवर्धन कहा जाता है। और इसके बहुत सारे लाभ भी हैं। इस तकनीकी के क्या क्या लाभ हैं, एक तो कम समय में हम पौधा उगा सकते हैं। जो पौधा है उगने में कम समय लेता है। जो पौधा उगता है एटमॉस्फेयर से दूर रहता है, इसलिए कैसा रहता है, रोग मुक्त रहता है। और एक जैसे गुण वाले पौधे क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो ये एक सबसे मुख्य तकनीकी और उपयुक्त तकनीकी मानी जाती है बायोटेक्नोलॉजी में कृषि के लिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरकता जो होता है वो बढ़ती है। शाकनाशी यानी हर्बिसाइड्स, खरपतवार नाशक, दूसरा है कीटनाशक, तीसरा है कृमिनाशक और चौथा है उर्वरक खाद। बताइए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, शाकनाशी या हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, जिसको हम खरपतवार नाशक भी बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो पेड़ के अलावा, मान लीजिए आप किसी भी दलहनी पौधे की खेती कर रहे हैं। ठीक है, आपने मान लीजिए चना उगा रहे हैं, आप खेत में चना उगा रहे हैं। अब चने के अलावा उसके साथ और कई सारे प्लांट, ये छोटे छोटे घास फूस उग गए। अब ये जो घास फूस हैं, अगर चने के प्लांट के अगल बगल ये उगे हैं तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें से ये भी कुछ पोषक तत्व लेंगे, जिसकी वजह से जो मेन प्लांट है जो आप उगा रहे हैं, चना का जो पौधा उगा रहे हैं, उसको पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है, जो कि ये जो एक्स्ट्रा वीड्स होते हैं ना, इनको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, शाकनाशी बोला जाता है। कीटनाशक क्या होता है, जो फसल को नुकसान
नुकसान पहुंचाने वाले जो कीड़े होते हैं ना, तो जो कीड़ों के मारने के लिए उपयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कीटनाशक बोलते हैं। ऐसे ही कृमियों को मारने के लिए जो उपयोग किया जाता है उसको कृमिनाशी बोला जाता है। लेकिन उर्वरक और जो खाद होते हैं ना, उर्वरक खाद क्या होते हैं, ये पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, ये पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व को प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यूरिया, जो खेती से जुड़े होंगे वो इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। यूरिया, डीएपी, ये क्या होती हैं, उर्वरक होते हैं। एनपीके, ये सारे क्या होते हैं, उर्वरक या फिर खाद होते हैं जो कि मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने का काम करते हैं। बाकी ये सारे वीड्स और कीड़ों को नष्ट करने वाले होते हैं, ये मिट्टी की प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोवाट, वाट, एम्पियर या फिर जूल। बताइए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। कुछ और हम मात्रक देख लेते हैं, जैसे बल, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है और ये प्रश्न में पूछे भी जाते हैं। ऊर्जा और कार्य का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा और कार्य का मात्रक जूल होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, अभी हमने देख लिया। धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विभवांतर, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। और एक आध मात्रक आप देख लीजिए, जैसे विद्युत आवेश, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण मात्रक हैं। हाँ, दाब, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, ये भी पूछा जाता है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण मात्रक हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इनको भी नोट करके जरूर रखिएगा। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है कहलाता है एवियरीज, एपियरीज, एक्वेरियम या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए एवियरीज क्या होती है, पक्षी को रखने का स्थान। वह स्थान जहां पक्षियों का पालन किया जाता है, पक्षी को रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एवियरीज। एपियरीज क्या होता है, जहां पे मधुमक्खी को रखा जाता है, जहां पे मधुमक्खी को रखा जाता है वो एपियरीज कहलाता है। एक्वेरियम क्या होता है, जहां पे मछलियों का पालन किया जाता है, यहाँ पे मछलियों का पालन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्वेरियम। यहाँ पे मधुमक्खी पूछा है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है, मृदा उर्वरकता, नाइट्रोजन युक्त तत्वों की मृदा में वृद्धि, मृदा में कार्बनिक तत्वों की वृद्धि या फिर उपयुक्त सभी। जो फसल चक्र होता है ना, फसल चक्र मेथड क्या होता है, मान लीजिए ये कोई लैंड एरिया है, ये कोई खेत है, यहाँ पे एक साल हमने क्या किया, गेहूं की खेती की। अब गेहूं की खेती 2-3 साल हमने लगातार किया, उसके बाद हम यहाँ पे चावल यानी धान की खेती करने लग गए, उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी दलहनी पौधे की खेती करने लग गए। यानी कुल मिला के एक ही लैंड में अलग अलग प्रकार की खेती करना, गेहूं की खेती करना, चावल की खेती करना, किसी भी दलहनी पौधे की खेती करना, इसको हम क्या बोलते हैं, फसल चक्र बोलते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम एक ही प्रकार के पौधे की खेती इसे एक ही लैंड एरिया में करते रहेंगे तो क्या हो जाएगी, उस पोषक तत्व की कमी हो जाएगी। जैसे गेहूं है, इसको दूसरे पोषक तत्व की जरूरत होती है, चावल है, इसको दूसरे पोषक तत्व की जरूरत होती है, दलहनी पौधे हैं, इसको दूसरे पोषक तत्व की जरूरत होती है। अब बताइए अगर हम इसी खेत में सिर्फ गेहूं उगाएंगे तो वो सेम पोषक तत्व को कंज्यूम करते रह जाएगा, तो इस खेत में जो पोषक तत्व गेहूं को चाहिए उसकी कमी होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी। इसीलिए हम कुछ टाइम के बाद यहाँ पे दलहनी पौधे उगाने लग जाएंगे, जिससे ये दूसरे पोषक तत्व को कंज्यूम करेंगे और अच्छी खेती भी होगी। उसके बाद कुछ टाइम बाद हम फिर से गेहूं की खेती करने लग जाएंगे, तब तक में गेहूं के लिए जो उपयुक्त पोषक तत्व है वो मिट्टी में आ जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फसल चक्र बोलते हैं। तो जो फसल चक्र है ना, ये मेनली मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए की जाती है। जो सॉइल फर्टिलिटी है, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए फसल चक्र का उपयोग किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे नाइट्रोजन युक्त तत्वों को मृदा में वृद्धि, मृदा में कार्बनिक तत्वों की वृद्धि, इन सभी को करेक्ट आंसर माना जाता है। लेकिन आपके टेट एग्जाम में मृदा की उर्वरकता को ही करेक्ट आंसर माना है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, NH4OH, यहाँ पे डबल डबल लिखा है, MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH, CaOH, यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस, क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस होता है। बाकी जो NH4OH है ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, अमोनियम
अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। और जो CaOH का होल ट्वाइस यहाँ पे होना चाहिए, जो CaOH का होल ट्वाइस है ये क्या है, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड है। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एक क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और एक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बुझा हुआ चूना भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, फॉर्मिक अम्ल का, ऑक्सैलिक अम्ल का, साइट्रिक अम्ल का या फिर एसिटिक अम्ल का। बताइए फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आप फॉर्मिक अम्ल का उपयोग बताइए। फॉर्मिक अम्ल का उपयोग किस में किया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल ये पाया जाता है चींटी के डंक में। कहाँ पे पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाता है। और इसका उपयोग किया जाता है कपड़ों की रंगाई में। किस में किया जाता है, कपड़ों की रंगाई में इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। किसमें किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है। यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर भी होगा। जो सिट्रिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H8O7 होता है। और ये पाया कहाँ पे जाता है, जितने भी खट्टे फल हैं नींबू और संतरा में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, नींबू और संतरा में पाया जाता है। और इसका उपयोग किया जाता है प्रिजर्वर के रूप में। किसके रूप में किया जाता है, प्रिजर्वर के रूप में किया जाता है, यानी खाद्य परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बाकी जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है, तो ये विनेगर या फिर सिरके में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। और इसका उपयोग भी जो अचार है या फिर खाद्य संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग मेनली अचार संरक्षण में किया जाता है। देखिए अचार जब बनाते हैं तो वहाँ पे विनेगर का यूज किया जाता है ना, ताकि वो जल्दी खराब ना हो। ठीक है, तो ये सारे अम्लों के उपयोग हैं, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी नोट डाउन करके रख लीजिएगा। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक के उदाहरण है, टॉड स्टूल, पुकनिया, ईस्ट या फिर ये सभी। बताइए इनमें से कौन सा कवक का उदाहरण है। तो जो टॉड स्टूल होता है ये एक प्रकार का छतरी जैसे कवक होता है। कैसा होता है, छतरी के जैसा कवक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो मशरूम होता है वो क्या हो जाता है, किसके अंतर्गत आता है, टॉड स्टूल के अंतर्गत आता है। ये एक प्रकार का परजीवी कवक है। ये क्या है, एक प्रकार का परजीवी कवक है। गेहूं में जो रस्ट रोग होता है ना, ये इसी के कारण होता है। आपने सुना होगा ना, गेहूं में जो रस्ट रोग होता है वो किसके कारण होता है, इसी कवक के कारण उत्पन्न होता है। ईस्ट भी एक प्रकार का कवक होता है। ये एक प्रकार का यूनिसेल्युलर कवक है। कैसा है, यूनिसेल्युलर कवक है, जो ब्रेड, केक और शराब बनाने में उपयोग किया जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे पूछा है कौन सा कवक के उदाहरण है, तो ये सभी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोहरा निषेचन अद्वितीय है, टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में या फिर एंजियोस्पर्म में। बताइए दोहरा निषेचन किस में पाया जाता है, और सिर्फ उसी की विशेषता है। टेरिडोफाइट की है, ब्रायोफाइट्स की है, जिम्नोस्पर्म की है या फिर एंजियोस्पर्म की है। डबल फर्टिलाइजेशन, तो देखिए जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना, ये मेनली किस में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। अब जब एंजियोस्पर्म में दो नर कोशिकाएं निकलती हैं, क्या निकलेंगी, दो नर सेल्स या फिर कोशिकाएं निकलेंगी। जो पहली नर सेल है, जो पहली नर कोशिका है, ये क्या करेगी, पहली नर कोशिका किससे रिएक्ट करेगी, एग सेल से रिएक्ट करेगी। किससे, एग सेल से क्रिया करेगी और एग सेल के साथ मिलकर क्या करेगी, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगी या भ्रूण का फॉर्मेशन करेगी। और जो दूसरी नर कोशिका है ना, दूसरी नर कोशिका क्या करती है, दूसरी नर कोशिका दूसरी जो सेल्स होती हैं उससे मिलती हैं, जो अदर सेल्स होती हैं उनसे मिलेगी और उससे मिलकर क्या करेगी, इंडोस्पर्म का निर्माण करती है। क्या करती है, एंडोस्पर्म का निर्माण करती है। अब यहाँ पे देखिए दो बार निषेचन होता है। एक नर कोशिका एक सेल से मिली, जाइगोट का निर्माण की। दूसरी जो नर कोशिका है दूसरी सेल से मिली और एंडोस्पर्म का निर्माण की। और जो एंडोस्पर्म होता है ना, ये जो जाइगोट है, भ्रूण बना है, इसके लिए भोजन का काम करता है। अब इसमें दो बार निषेचन हुआ है, दोहरा निषेचन हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जो कि डबल फर्टिलाइजेशन है ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म की विशेषता होती है। किसकी विशेषता होती है, एंजियोस्पर्म की विशेषता होती है। दो चीज याद रखिएगा, एक है दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन, एक है ट्रिपल फ्यूजन। क्या याद रखिएगा, ट्रिपल फ्यूजन। ये भी किसकी विशेषता होती है, ये भी एंजियोस्पर्म की विशेषता होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
जल संवहनी प्रणाली में केंद्रित है। पोरीफेरा, मोलस्का, यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा होना चाहिए और यहाँ पे सीलेंट्रेटा होना चाहिए। ठीक है, ये हिंदी ट्रांसलेशन में ऐसा लग गया है। जल संवहनी प्रणाली किस में केंद्रित होती है? तो जल संवहनी प्रणाली यानी इसको और किस नाम से जाना जाता है? वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो वास्कुलर सिस्टम जो होता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है, ये एक खास नलियों का एक जाल होता है और ये जाल क्या करता है, जो जीव होते हैं, जीव को चलने फिरने में मदद करता है और जीव को भोजन पकड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है, ये क्या करता है, जीव को चलने में मदद करता है और भोजन पकड़ने में मदद करता है। और ये जो क्रिया होती है, ये जो संवहन प्रणाली होती है, ये किसमें पाई जाती है? इकाइनोडर्मेटा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? इकाइनोडर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा में आता कौन है? स्टारफिश आती है। क्या आती है? स्टारफिश आती है। वहीं पे जो सिलेंट्रेटा होता है, सिलेंट्रेटा में कौन आता है? हाइड्रा आता है। क्या आता है? हाइड्रा आता है। हाइड्रा, जेलीफिश, ये किसमें आते हैं? सिलेंट्रेटा में आते हैं। तो इनमें गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा पाई जाती है। एक सिलेंट्रेटा में क्या पाई जाती है? गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा। गैस्ट्रो जो वास्कुलर गुहा है, ये किसमें? वास्कुलर कैविटी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, कैविटी, ये किसमें पाई जाती है? ये सिलेंट्रेट में पाई जाती है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मैलिक एसिड, टार्टरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या फिर गंधक का अम्ल? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं नींबू और संतरा से, जिसको हम अभी पढ़ चुके हैं। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू और संतरा में पाया जाता है सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा आ जाते हैं अंगूर, जो कि इसमें पूछा है। तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। वहीं पे हम आते हैं सेब पे। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड। अब आ जाते हैं हम पालक और टमाटर पे। तो पालक और टमाटर पे कौन सा एसिड पाया जाता है? तो पालक और टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? इसको भी हम पढ़ के आ चुके हैं। सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। वहीं पे दही और दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो दही और दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये अलग होता है। मक्खन और दूध दही का अलग होता है। तो मक्खन में कौन सा एसिड पाया जाता है? ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? ब्यूटेरिक एसिड मक्खन या फिर दूध में, मक्खन में पाया जाता है। बाकी दूध दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, एक और याद रखिएगा, पूछा जाता है कि चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो चाय में पाया जाता है टैनिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? टैनिक एसिड पाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ हैं और वो उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसकी लिस्ट है। आप इसको भी नोट डाउन करके रख लीजिएगा। यहाँ पे पूछा है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा जाता है क्योंकि इस पर निम्न में से किसका स्तर चढ़ा होता है? मूल मैग्नीशियम कार्बोनेट का, मूल मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मूल मैग्नीशियम क्लोराइड का या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जब भी मैग्नीशियम है, जो मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम जब भी खुले में रहेगी यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो ये क्या करती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है। यानी मैग्नीशियम जब भी हवा में खुली रहेगी तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। अब जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है उसको जलने नहीं देती है, मैग्नीशियम रिबन को यह आसानी से जलने नहीं देती है, जिसके कारण से इसको रगड़ के साफ किया जाता है ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाए और ये रिबन आसानी से जल जाए। तो इसमें किसकी परत चढ़ी होती है? तो मूल मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत इसमें क्या होती है? चढ़ी होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा है तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में होगा केवल स्थितिज ऊर्जा, आधा स्थितिज ऊर्जा व आधा गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कम एवं गतिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा। बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? तो देखिए, कभी भी जब भी किसी वस्तु को हम किसी ऊंचाई से गिराते हैं, अभी हमने गेंद वाला एग्जाम्पल देखा है, ठीक है, गेंद वाला एग्जाम्पल देखा है हमने ना। तो जब किसी वस्तु को हम ऊंचाई से, मान लीजिए एक छत है, छत से हम किसी बॉल को गिरा रहे हैं, तो जब बॉल ये आधी दूरी पे होगा तो अब क्योंकि इसमें हाइट भी है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा होती है वो मास, ग्रेविटी और हाइट पर डिपेंड करती है। वहीं पर जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, 1/2 mv स्क्वायर यानी मास और वेग पे डिपेंड करती है। अब किसी
किसी भी बॉल को, किसी भी वस्तु को हम ऊंचाई से गिरा रहे हैं, अब ये आधी दूरी पे है, यानी ये ज़मीन पे नहीं पहुंची है। अब ज़मीन पे नहीं पहुंची है तो इसका कुछ ना कुछ वेग होगा, और जब ये ज़मीन पे नहीं पहुंची है, ज़मीन से कुछ हाइट में है, यानी इसमें ऊंचाई भी होगी और वस्तु का मास तो होगा ही होगा। यानी कुल मिला के यहाँ पे वेग भी है, मास भी है और हाइट भी है, यानी कुल मिला के इसमें स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज ऊर्जा भी है। अब क्योंकि बीचों बीच में है तो आधी इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी और आधी इसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा जब दोनों मिल जाती हैं तो ये क्या करती हैं, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण करती हैं। और यांत्रिक ऊर्जा क्या होते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। अब क्योंकि वस्तु आधी दूरी तक आई है तो इसमें आधा पोटेंशियल एनर्जी और आधी काइनेटिक एनर्जी होगी, जिससे मिला के ये क्या करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण करेंगी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक नहीं है, वेनिला, प्याज, शकरकंद या फिर लौंग का तेल। गंधीय सूचक बताइए कौन सा नहीं है। अब गंधीय सूचक या ऑल फैक्ट्री जो इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बताइए। जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ऐसे सूचक जो कि एसिड और बेस के संपर्क में आए, यानी अम्ल के संपर्क में आ जाएं या फिर क्षार के संपर्क में आ जाएं। अम्ल क्षार के संपर्क में आने पे अपनी गंध चेंज कर लेते हैं, गंध क्या लेकर लेते हैं, बदल लेते हैं, उनको गंधीय सूचक कहा जाता है। अब जो वेनिला होता है ये भी गंधीय सूचक होता है, प्याज भी गंधीय सूचक होता है, लौंग का तेल भी होता है, लेकिन शकरकंद का एसिड और बेस से कोई भी गंध परिवर्तन से रिलेटेड नहीं होता है, इसलिए जो शकरकंद है ये गंधीय सूचक में नहीं आता। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व कुल मिला के क्या होगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में होना चाहिए। 950, 850, 800 या फिर 1050, बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आप ये देखिए, जो सॉलिड है, ठोस है, ठोस का घनत्व कितना दिया है, 900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब दिया है कि नहीं। अब बताइए जो पानी है, पानी का घनत्व कितना दिया है, पानी का घनत्व दिया है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब देखिए जो ठोस है, ठोस किस में तैर रहा है, ठोस तैर रहा तेल में। अब ठोस तेल में तब कब तैरेगा, ठोस है वो तेल में कब तैरेगा, जब तेल का घनत्व क्या हो, 900 से ज़्यादा हो, क्योंकि ठोस का घनत्व दिया है 900, तो जब तेल का घनत्व 900 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तब ना ठोस उसमें तैर पाएगा। तो इसीलिए ठोस का घनत्व क्या होना चाहिए, ठोस का घनत्व 900 है जो कि दिया है, तेल का घनत्व क्या होना चाहिए, 900 से ज़्यादा होना चाहिए। अब बोला है कि जो तेल है वो पानी में तैर रहा, अब ये तेल कहाँ पे तैर रहा है, पानी में। अब पानी का घनत्व कितना दिया है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब दिया है। अब तेल पानी में कब तैरेगा, तेल कम पानी में तब तैरेगा जब इसका घनत्व 1000 से कम होना चाहिए। यानी कुल मिला के ये निष्कर्ष निकला कि जो तेल है, तेल का घनत्व 900 से ज़्यादा होना चाहिए और 1000 से कम होना चाहिए। यहाँ देखिए 850, 800, 1050 दिया है, ये 900 और 1000 के बीच की वैल्यू नहीं है। एक ही ऑप्शन है 950 जो कि 900 और 1000 के बीच की वैल्यू है, तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से 2 गुना है, इसका उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है, तब एक वायुमंडल दाब द्रव के कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा, 380, 152, 76 या फिर 38, बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो सामान्य बैरोमीटर होता है, सामान्य बैरोमीटर में किसका उपयोग किया जाता है, HG या फिर पारा का उपयोग किया जाता है, और एक वायुमंडलीय दाब में जो HG होता है कितना होता है, 76 सेंटीमीटर HG होता है। ठीक है, ये दिया है, ये माना गया। अब दिया क्या है कि नए द्रव का जो घनत्व है पारे के घनत्व का क्या होता है, 2 गुना। जो नया घनत्व है वो पारे मरकरी के घनत्व का क्या है, 2 गुना है। तो आप बताइए दाब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दाब का फॉर्मूला आ जाएगा ρGH, क्या आ जाएगा, ρGH, यानी एक ही दाब के लिए घनत्व जितना अधिक होगा, घनत्व क्या है, ये रो है, घनत्व जितना ही अधिक होगा उसकी ऊंचाई उतनी ही क्या होगी, हाइट उसकी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। यानी मान लीजिए अगर घनत्व 2 गुना हो रहा है तो जो ऊंचाई होगी वो क्या रह जाएगी, आधी रह जाएगी। तो यहाँ पे घनत्व कितना है, 76, तो जो ऊंचाई होगी इसकी आधी यानी कितनी आ जाएगी, 38 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
वैसे तरल पदार्थों के मामले जो पात्र की दीवारों को गीला नहीं करते हैं, उनमें क्या होता है? असंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक होता है, ससंजक बल का मान असंजक बल से अधिक होता है, असंजक बल और ससंजक बल दोनों समान होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। जितने भी आज के क्वेश्चन थे आपके टेट एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए 3 कंडीशन आप यहाँ पे याद रखिए। 3 कंडीशन क्या है? एक, अगर मान लीजिए असंजक बल जो होता है वो ससंजक बल से ज़्यादा है, ठीक है, ससंजक बल से क्या है? ज़्यादा है। दूसरी कंडीशन, ससंजक बल जो ससंजक बल है वो क्या है? असंजक बल से ज़्यादा है। और तीसरी कंडीशन, ससंजक और असंजक बल क्या है? बराबर है। तीसरी कंडीशन क्या है? ससंजक और असंजक बल आपस में क्या है? बराबर है। ससंजक बराबर कौन सा बल? असंजक बल, ठीक है। अब तीनों कंडीशन को आप ध्यान से समझिएगा। जब भी असंजक बल ससंजक बल से ज़्यादा होगा तो जो तरल होगा वो पात्र को क्या करेगा? गीला करेगा। तब तरल क्या करेगा? पात्र को गीला करता है। तब जब असंजक बल ससंजक बल से अधिक होगा तब जो लिक्विड होगा वो पात्र को क्या करेगा? गीला करेगा। लेकिन जब ससंजक बल असंजक बल से ज़्यादा होगा तो वो जो लिक्विड होता है वो पात्र को गीला नहीं करता है। तब लिक्विड क्या करता है? पात्र को गीला नहीं करता। लेकिन जब ससंजक और असंजक बल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तब इनका संपर्क कोण लगभग कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम स्पष्ट ये नहीं कह सकते हैं कि ये पात्र को गीला करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन आपके जो टेट एग्जाम में है वहाँ पे आंसर यही माना है। यहाँ पे क्या आंसर माना है कि असंजक बल और ससंजक बल दोनों समान होते हैं, जबकि अगर ये बल आपस में समान होंगे तो इनके बीच जो संपर्क कोण है वो कितना बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। और 90 डिग्री का जब कोण बनेगा तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो पात्र है वो गीला होगा, यानी जो दीवार है वो स्पष्ट रूप से गीला करेगा उसको कि नहीं गीला करेगा। लेकिन आयोग ने यही करेक्ट आंसर माना है, इसलिए यहाँ पे हम इसको करेक्ट आंसर मानेंगे। वैसे तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होना चाहिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन आयोग ने करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी माना है, इसलिए यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मान के चलते हैं। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने 20 प्रश्नों को भी सॉल्व किया, उसके साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी हमने पढ़ा। आज की क्लास अगर देखा जाए तो आज की क्लास में हम लगभग 70 से 80 प्रश्नों का कंटेंट कवर कर चुके हैं, क्योंकि हम शुरू में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, जहां से कि 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिलेट करके एग्जैक्ट बिल्कुल वहीं से पूछ लिए जाते हैं, या आसपास से घुमा फिरा के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लेकिन प्रश्न आते हैं वहां से। तो आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। इसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी क्लासेस अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।